टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो वाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन वाइट्स को परेशान कर रहे थे, ब्लैक्स कलर्ड इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे और इससे परेशान होकर आखिरकार जो नॉन वाइट्स हैं उन्होंने वाइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। तो अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका जो है वो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ बढ़ा। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब जैसे जैसे करके स्ट्रगल्स, प्रोटेस्ट ये सारी चीज़ें देश में बढ़ती जा रही थी, अपार्थाइड के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे थे वो बढ़ती जा रही थी, तो जो वाइट गवर्नमेंट है उसे भी अब ये रियलाइज़ होने लग गया था कि वो बहुत ज़्यादा देर तक ब्लैक्स को अपने कंट्रोल में अब नहीं रख सकते। मतलब जिस तरीके से उनका रिप्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, उस तरीके से अब और वाइट्स जो हैं वो ब्लैक को परेशान नहीं कर सकते। द वाइट रजीम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, और इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि अब बहुत ज़्यादा देर तक वो इस तरीके से ब्लैक्स पे अत्याचार नहीं कर सकते, तो वाइट्स ने क्या किया, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें चेंज करना शुरू किया। मतलब जिस तरीके से वो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, जिन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो जो पॉलिसीज़ हैं अब उसमें चेंज लाना शुरू किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, तो ऐसे लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे, मतलब कि जो भेदभाव कर रहे थे, जो ब्लैक्स को नीचा दिखा रहे थे या फिर उन्हें किसी अपॉर्चुनिटी से, उन्हें उनके राइट से वंचित रख रहे थे, ऐसे सारे लॉज को रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब उन्हें वापस ले लिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। अब उस टाइम पे क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो बनानी थी उन पे बैन था, या फिर जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पे बैन था कि वो ऑपरेट नहीं कर सकती। इसी तरीके से मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन थी कि वो क्या न्यूज़ दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे, तो इस तरीके से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मीडिया पर भी थी। बट क्योंकि अब जो वाइट गवर्नमेंट है वो डर गई थी, उसे लग रहा था कि अब बहुत ज़्यादा देर तक वो ब्लैक्स को ऑपरेस नहीं कर सकती, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज चेंज की। तो उन्होंने क्या किया, जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगाई हुई थी, मीडिया के ऊपर लगाई हुई थी, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी पाबंदियां जो हैं वो उन्होंने धीरे धीरे करके हटानी शुरू की। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। अब इस टाइम तक क्या था कि जो नेल्सन मंडेला थे, जिन्हें की अपार्थाइड का विरोध करने के लिए 28 साल की सज़ा जो है वो सुना दी गई थी, तो अब नेल्सन मंडेला के वो 28 साल भी खत्म हो चुके थे और अब वो जेल से बाहर आ चुके थे। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. और आखिरकार क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 को रात 12 बजे, आधी रात को, जो साउथ अफ्रीका है उसने अपना झंडा जो है वो फहराया, वो अनफर्ल किया, और इस तरीके से दुनिया में एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। मतलब कि 26 अप्रैल 1994 को जो साउथ अफ्रीका है वो आज़ाद हो गया ब्रिटिशर्स से या जो वाइट्स हैं उनसे। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो ऐसी गवर्नमेंट थी जो काले गोरे में भेद कर रही थी, जो ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो ऐसी गवर्नमेंट भी खत्म हो गई और अब एक रास्ता मिला एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो कि मल्टी रेशियल होगी। मतलब कि जो अलग अलग रेस को लेकर चलेगी, जिसको नहीं फर्क पड़ेगा कि पर्सन काला है, गोरा है, कलर्ड है, तो इस सब चीज़ों से ऊपर उठ के अब गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। तो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट मतलब अब गवर्नमेंट अलग अलग रेस को साथ लेके चलेगी। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला। अब ये सब हुआ कैसे, किस तरीके से साउथ अफ्रीका को ये आज़ादी मिली, तो हम मंडेला से सुनेंगे ये। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजेक्शन। तो इस टाइम पे जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो क्या कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के, जो इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने ये जो चीज़ है वो अपने इंडिपेंडेंट होने पर कही थी। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy
Exactly, because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in other. तो हिस्टोरिकल एनिमीज मतलब कि जो बहुत ही पुराने समय से दुश्मन हैं, तो जो वाइट लोग थे और जो अफ्रीकन्स थे वो बहुत ही पुराने समय से उनमें दुश्मनी थी, क्योंकि जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को परेशान करते थे। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन, कि अब ये जो पुराने समय से इतने बड़े दुश्मन थे, अब वो एक पीसफुल ट्रांजिशन को लाने के लिए सहमत हो गए हैं, नेगोशिएट कर लिया है, सहमति दिखा दी है कि हाँ एक ट्रांजिशन होगा। किस चीज़ का ट्रांजिशन होगा? अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, कि मतलब देश में जो अपार्थाइड का सिस्टम चल रहा है उससे अब एक डेमोक्रेसी आएगी। तो ये जो अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन है, इसको लाने के लिए दोनों ही जो ग्रुप्स हैं अब वो सहमत हो चुके हैं, वाइट्स भी और जो ब्लैक्स हैं वो भी। क्यों सहमत हुए भाई? ये तो पुराने समय से दुश्मन है, तो ये अब कैसे किसी एक बात पे आके सहमत हो गए? बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दी इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन अदर्स, क्योंकि दोनों ही ग्रुप ये एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि दूसरे वाले में अच्छाई बाकी है। दूसरे वाले पे विश्वास जो है वो उन्होंने जताया, कि एक दूसरे पर ये विश्वास रखा कि हाँ गुडनेस की जो कैपेसिटी है वो दोनों में बाकी है, अच्छाई की अभी भी गुंजाइश है। तो इस चीज़ को लेकर ये जो ट्रांजिशन है वो हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास दिखाया है। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मेरा ये मानना है, मेरी ये इच्छा है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो कभी भी ये जो बिलीव है गुडनेस में, मतलब अच्छाई में जो विश्वास है उसको कभी ना छोड़ें, ये विश्वास कभी ना जाए अच्छाई से। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नर ऑफ आर डेमोक्रेसी, और वो इस चीज़ को चेरिश करें, इस चीज़ को वो सराहें कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसका कॉर्नर स्टोन, उसका मेन जो पॉइंट है उस किस चीज़ पे बेसिस है, वो इस चीज़ पे बेसिस है कि ह्यूमन बीइंग में हमें भरोसा रखना चाहिए, हमें इंसानों पे फेथ होनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि भाई हम पुराने टाइम से एनिमीज थे, दुश्मन थे, बट फिर भी हम एक पीसफुल नेगोशिएशन हमने की, किसकी? ट्रांजिशन की, एक पीसफुल ट्रांजिशन की नेगोशिएशन की। अपार्थाइड से हम डेमोक्रेसी की तरफ मूव करने के लिए दोनों ही ग्रुप्स रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे की अच्छाई पर भरोसा था कि हाँ अभी भी दोनों में, दोनों ही तरफ ये गुंजाइश है कि वो अच्छे काम कर सकता है, या अच्छाई की गुंजाइश है। और फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो अफ्रीकन्स हैं वो हमेशा गुडनेस में, अच्छाई में विश्वास रखें, उनका ये जो विश्वास है अच्छाई में वो बना रहे, और वो इस चीज़ को सराहें कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि इंसानों में हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें एक दूसरे पर फेथ दिखानी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. अब जैसे ही जो साउथ अफ्रीका है वो नई डेमोक्रेसी बनकर निकला, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये जो ब्लैक लीडर्स हैं, जैसे नेल्सन मंडेला जी हो गए, तो इस तरीके से जो ब्लैक लीडर्स हैं उन्होंने अपने दूसरे जो फेलो ब्लैक लोग हैं, मतलब जो देश के दूसरे लोग हैं जो कलर्ड हैं, ब्लैक्स हैं, इन सबसे अपील करना शुरू किया, उनसे रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि वाइट्स ने अपने रूल के दौरान जो भी एट्रोसिटीज़ की हैं, जो भी उन्होंने आप पे अत्याचार किया है, उसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women. तो उन्होंने कहा कि आप जो हुआ आप इसे भूल जाओ, इन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि दिल में एक बोझ रहेगा तो वो बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा, तो माफ़ कर दो इन्हें। और उससे क्या होगा कि अब हम जो नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे वो एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, जिसमें कि सारी रेसेस जो हैं, जितनी भी नस्लें हैं, चाहे कोई काला है, गोरा है, कलर्ड है, whatever the race is, we will treat everyone as equal, and apart from the race we will treat all men and women equal, means there should be equality on the basis of humanity, कि मतलब सब इंसान है, सब सेम है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, तो जो नया साउथ अफ्रीका है वो किस पे बेस्ड होगा? इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा, और सोशल जस्टिस मतलब कि सबके साथ सही हो, न्याय हो, इस चीज़ पे बेस्ड होगा, और साथ ही साथ
जो नया साउथ अफ्रीका है वो ह्यूमन राइट्स पे भी बेस्ड होगा कि हमारे देश में जो लोग रहेंगे उन्हें हम राइट्स देंगे और वो राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे। तो इन सभी चीज़ों पे नए साउथ अफ्रीका को बेस करने की बात की गई कि मतलब हमारा जो नया साउथ अफ्रीका होगा उसमें ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगी, एकदम बेस होगा वो, इन सभी चीज़ों पे बाकी चीज़ें आधारित होंगी, राइट। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. अब क्या हुआ कि वो पार्टी जिसने कि अभी तक एक अत्याचार वाली गवर्नमेंट चलाई थी, जिसने अभी तक लोगों पर अत्याचार करके रूल किया था, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था, वो वाली गवर्नमेंट जो ब्रूटल थी, जो एकदम अत्याचारी थी, और वो वाली गवर्नमेंट जिसने कि अब वो वाली पार्टी जिसने कि अब फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया है, मतलब कि जिसने जो साउथ अफ्रीका है उसको आज़ाद कराया है, जो हमारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। तो इस तरीके से जो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया है और वो पार्टी जो कि पहले अत्याचार वगैरह कर रही थी, जो पहले रूल कर रही थी, तो वो दोनों पार्टीज जो हैं वो साथ में बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए साथ में बैठे। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. और 2 साल की डिस्कशन के बाद ये जो लोग हैं, ये लोग एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ निकल कर आए जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. तो साउथ अफ्रीका का ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा राइट देता है, और इस तरीके से जो राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को दिए, ऐसे राइट्स किसी और कंट्री में मुश्किल ही देखने मिलते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा राइट्स जो हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स को दी। Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी दिक्कतें हैं, वी नो वी हैव प्रॉब्लम्स, बट जब हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, जब हम उसके समाधान की तरफ चलेंगे, उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि भाई आप ही के बारे में सोचा जाएगा या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए और उसको इस पूरे सॉल्यूशन में इंक्लूड ना करके चला जाए। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी को डिमॉन मतलब कि राक्षस की तरह ट्रीट करेंगे। हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें जितने भी लोग हैं उन सबको साथ लेके चला जाएगा। अब साथ लेके चला जाने का मतलब ये है कि अब जितने भी लोग हैं उन सबके बारे में सोचा जाएगा कि उनके लिए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, और जो भी सॉल्यूशन होगा उसका पर्टिकुलर कम्युनिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे सब लोगों के बारे में सोचा जाएगा, किसी एक कम्युनिटी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी को भी गंदे लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, राइट। So they agree that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. तो अब ये मानने लगे, मतलब इन्होंने ये माना कि हर एक जो पर्सन है उसे सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, अब चाहे पास्ट में उसने कुछ भी किया हो। यहाँ पे ये लोग पास्ट में किसकी बात कर रहे हैं? वाइट्स की बात कर रहे हैं कि जो वाइट्स हैं उन्होंने पास्ट में कितने गंदे तरीके से ब्लैक्स को ट्रीट किया, कितना उनके ऊपर अत्याचार किया। बट अब क्या कह रहे हैं कि हमने वाइट्स को माफ़ कर चुका है, और पास्ट में उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो बट अब हम उन्हें भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है। चाहे वो वाइट्स हैं बट फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम उनको नकार देंगे या फिर हम उनको सॉल्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होगा, हम उन्हें भी साथ लेके चलेंगे। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, सी पेज 28, सम्स अप दिस स्पिरिट। तो प्रियम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वो इंट्रोडक्शन होता है, एक तरीके से वो समरी भी कह सकते हो कि आप जो प्रस्तावना होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पेज पे होता है, और वो एक तरीके से आपको ये बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी कि साउथ अफ्रीकन्स ने डिसाइड की थी कि नया जो साउथ अफ्रीका होगा वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, वो सबको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें उनके इस प्रियम्बल में भी देखने मिलेंगी। तो उसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट। तो वो कहते हैं कि हम सारे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे
हमारा जो पास्ट है उसमें हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था, हमारे साथ अन्याय हुआ था। ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आर लैंड, और हम उन सभी लोगों को इज्जत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने की जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम से उन्हें गुजरना पड़ा। तो जितने भी एक तरीके से फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सबको उन्होंने अपना जो सम्मान है वो शो किया है। रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप्ड आवर कंट्री, और साथ ही साथ हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को बिल्ड करने में, डेवलप करने में, उसे बनाने में योगदान दिया है। एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट यूनाइटेड इन आर डाइवर्सिटी। और फिर क्या बोलता है साउथ अफ्रीका कि हम ये मानते हैं कि साउथ अफ्रीका उन सभी लोगों का है जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, चाहे वो ब्लैक्स हों, चाहे वो वाइट्स हों, चाहे मैन हो, वुमेन हो, जो भी हैं, जितने भी लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अफ्रीका उन सब से मिलकर बना है, साउथ अफ्रीका उन सभी लोगों का है। यूनाइटेड इन आर डाइवर्सिटी मतलब कि हम हमारी डाइवर्सिटी में यूनाइटेड हैं, कि हम जो अनेकता में ही एकता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है बट फिर भी अब हम एक साथ मिलकर चलेंगे। We therefore, through our freely elected representatives, adopt this constitution as the supreme law of the republic so as to, और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए हम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, मतलब कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो रूलर्स हैं, वो फ्रीली इलेक्ट होके आए हैं, उन्हें हमने वोट दे के चुना है, और उनके थ्रू हम ये अडॉप्ट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा सबसे सुप्रीम लॉ, मतलब कि सबसे ऊंचे लॉ की तरह हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। सो एज टू heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights। और हम इसको सुप्रीम लॉ की तरह एक्सेप्ट करते हैं ताकि जो हमारा पास्ट था, जितनी भी चीज़ें हमारी, जितने भी हमें हमारे साथ जितने भी अत्याचार हुए या जो भी डिविजन्स थे पास्ट में काले गोरे के बीच में, इस तरीके के जो भी डिविजन्स थे वो अब खत्म हो जाएं, वो हील हो जाएं, उसका जो घाव है वो भर जाए, और हम एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करें जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड हो, सोशल जस्टिस और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड हो। Lay the foundation for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, ऐसी ओपन सोसाइटी के लिए फाउंडेशन ले करता है, बेस बनाता है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो लोगों की इच्छा के ऊपर बेस्ड है। लोगों ने अपनी मर्जी से वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। सो इन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन दी विल ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों की इच्छा अनुसार गवर्नमेंट आई है। एंड एवरी सिटीजन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और हर एक जो सिटीजन है उसको समान रूप से लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन मिली है, कि मतलब किसी में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है कि तुम ब्लैक हो तो तुम्हें अब ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी या तुम्हें ज़्यादा राइट दिए जाएंगे, तुम वाइट हो, तुमने बुरा किया था पास्ट में तो तुम्हें कम राइट्स मिलेंगे। इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वली लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया है, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो। इम्प्रूव the quality of life of all citizens and free the potential of each person। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे देश में, साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी हम लाइफ की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने पे काम करेंगे, और हर एक जो पर्सन के अंदर जो पोटेंशियल है, मतलब जो भी उसके अंदर काम करने की ताकत है, जो भी उनके अंदर पावर है कुछ भी करने की, उसको वो अनलॉक करे, उसको वो सही तरीके से यूज कर सके। एंड बिल्ड अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका एबल टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस एज अ सोवरेन स्टेट इन द फैमिली ऑफ नेशंस। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जो है वो हम बनाएं सारे मिलके, ताकि एक तरीके से जो फैमिली ऑफ नेशंस है, मतलब पूरी दुनिया में जो साउथ अफ्रीका है वो भी एक सही स्थान जो है प्राप्त कर सके, एक सोवरेन स्टेट की तरह निकल कर आए। मे गॉड प्रोटेक्ट आर पीपल, तो वो भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करे। फिर नीचे अलग अलग भाषाओं में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली हमने ये पूरा प्रियम्बल पढ़ा और इसके थ्रू हमें समझ आया कि हाँ, जो साउथ अफ्रीका में अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो वाइट के जितने भी पुराने पाप हैं उनको माफ़ करने की बात कर रहा था।
और वो ये कह रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब हम वो सब भुला के, वाइट्स को माफ़ करके, अब हम एक नए अफ्रीका की तरफ चलेंगे जहाँ पे सब लोग इक्वल होंगे। तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी हमने उसका जो प्रियम्बल है वो पढ़ा और उसमें देखा कि किस तरीके से वो फ्यूचर की बात करते हैं, वो एक ऐसे नेशन को बिल्ड करने की बात करते हैं जो कि डेमोक्रेटिक हो, जो कि जो डिविजन्स वगैरह हैं उन सबको भूल जाए। तो मतलब वो इक्वालिटी और इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड की अलग अलग डेमोक्रेटिक्स जो डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, या जो दूसरे डेमोक्रेट्स हैं जो डेमोक्रेसी अचीव करना चाहते हैं उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्पिरेशन है। A state denounced by entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as model of democracy। तो 1994 तक जिस स्टेट को सबने सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक बोला था, मतलब कि लोगों ने 1994 तक क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है, जो वाइट गवर्नमेंट थी, उसे सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक बोला जा रहा था। और उसने अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाके क्या किया, अब वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन चुका है। तो चीज़ें एकदम पलट चुकी हैं कि जब तक वाइट्स थे वो अत्याचार कर रहे थे, बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं थी। बट जैसे ही साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया। इतने अच्छे से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उसमें शो किया गया। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। अब ये जो चेंजेस हैं वो कैसे आए, किस वजह से ये चेंज पॉसिबल हो पाया कि कहाँ तो अनडेमोक्रेटिक बोला जा रहा था और कहाँ अचानक से 1994 के बाद वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया। तो ये चेंज इसलिए आया क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थे। उनका जो डिटर्मिनेशन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लेकर, उसकी वजह से ये चेंज आ पाया। उनका जो डिटर्मिनेशन था एक साथ काम करके अपने बिटर एक्सपीरियंसेस को भुला के एक नया नेशन बनाना, तो ये जो नया नेशन बनाने का डिटर्मिनेशन था उसकी वजह से ये चेंज आ पाया। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। तो जो भी पुराने पास्ट में एक्सपीरियंसेस थे, जो लोगों के ऊपर अत्याचार वगैरह हुआ, उस सबको भुलाकर, उससे हटकर आगे बढ़कर एक ऐसा नेशन बनाना, रेनबो नेशन, मतलब कि जिसमें अगेन कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो सब चीज़ों को लेके साथ चले और जो कि बाइंडिंग ग्लू की तरह काम करे, मतलब कि वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो। तो एक ऐसे देश को बनाने का जो जुनून था, जो डिटर्मिनेशन था लोगों में, उसकी वजह से ये चेंज आ पाया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपना कमेंट देते हुए मंडेला ने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट की बात भी करता है, कि उनके प्रियम्बल में ही लिखा है कि हम उन सब लोगों को माफ़ करते हैं जिन्होंने हमारे साथ पास्ट में गलत किया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो पास्ट के बारे में भी बात करता है और फ्यूचर के बारे में भी। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। ये एक तरीके से हम सबके बीच में एक एग्रीमेंट है, हमने ये पैक्ट किया है, हम इस नतीजे पे आए हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ, हमारे पास्ट में जो भी हमारे साथ अत्याचार हुए, हम उस चीज़ को कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हमारा जो रेसिस्ट, ब्रूटल, रिप्रेसिव पास्ट था, मतलब कि हमारे पास्ट में जितने भी ये बुरी चीज़ें थी, हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे। बट इट इज़ मोर देन दैट। बट मतलब एक तरफ तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट है कि हाँ, हमारे साथ जो भी हुआ वो रिपीट नहीं होगा, बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि और भी इससे बढ़कर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इन वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। मतलब एक तरफ ये ऐसा एग्रीमेंट भी है जो कि हमारे देश को एक ऐसी कंट्री बनाने के लिए प्रेरित करता है, या ऐसी कंट्री बनाने के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं जिसमें कि जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके इस कंट्री को शेयर करेंगे। मतलब कि ये देश किसी एक कम्युनिटी का नहीं होगा, बल्कि सबका मिलके होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, कि ये ऐसा देश होगा जो कि सब लोगों के द्वारा शेयर किया जाएगा, सब उसमें मिलके रहेंगे। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। ये एक ऐसी कंट्री बनेगा जो कि सच में हम सबको बिलोंग करता हो।
ब्लैक वाइट विमेन मैन, मतलब हर तरीके के लोगों को ये जो देश है वो बिलोंग करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो पास्ट एंड फ्यूचर की बात करता है, दूसरी तरफ वो ये भी बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सबका है, इक्वालिटी पे बेस्ड है, और जितना ये वाइट्स का है उतना ये ब्लैक्स का है, या जितना ब्लैक्स का है उतना ही वाइट्स का भी होगा, मेन एंड वुमेन का होगा। तो इस तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कमेंट देते हैं। सो हमने देखा कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है उसका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसे बना कि जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी जो अत्याचार कर रही थी वो भी वहाँ पे बैठी, और जो नए लोग हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने फ्रीडम दिलाई, वो भी साथ में बैठे और सबने मिलके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और जिसका मेन सेंस क्या थी कि भाई पुराने लोगों को जो भी उन्होंने किया, गलत किया, उसको माफ़ करो और अब सारे मिलके आगे बढ़ो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और अब सारे मिलके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ पे मिलके आगे बढ़ेंगे। तो ये मेन एसेंस था।